सभी सीटीटी अभ्यर्थियों का हार्दिक अभिनंदन। आज लॉकडाउन पे थोड़ी सी छूट मिलने के बाद डॉक्टर आनंद द्विवेदी जी एक बार फिर से पेपर 4 के साथ आपके सामने जो है अपना ज्ञान देंगे और आप हमें आशा है कि जिस तरीके से पहले से अपना रेस्पॉन्स चल रहा था उससे बेहतर रेस्पॉन्स आएगा। और मैं सभी उन लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करें। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुद शायद कुछ नहीं कर पाते हैं तो वो आके चैनल को देखते भी हैं और देखने के बाद समझ नहीं आता तो वो एक डिसलाइक ज़रूर मार देते हैं। तो ऐसा जो क्वेश्चन आपको पसंद नहीं उस क्वेश्चन नंबर को आप डालें तो हमें पता चले कि कहाँ आपको पसंद नहीं आया। ऐसे डिसलाइक मारने वालों का तो महत्व ही नहीं है। कोई महत्वहीन व्यक्ति है, कंपटीशन चल रहा है तो कुछ नहीं कर पाते हैं तो डिसलाइक ही मार दें। ये एक कार्य प्रणाली चल रही है। आगे सर आपके पास पेपर क्वेश्चन जो हमारा सितंबर 2015 का है उस पर चर्चा कराएंगे आज। हेलो, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बीच में लॉकडाउन के कारण हम लोग हिंदी की क्लासेस आपको नहीं दे पाए, हिंदी की वीडियो आपके पास नहीं पहुंच पाए, लेकिन अब हम लोग इस पे काम स्टार्ट कर चुके हैं और आज मैं अगला वीडियो लेकर के हाजिर हूं। आइए देखते हैं। सबसे पहले सीटीईटी की परीक्षा के लिए आपको एक विशेष बात ध्यान देनी होगी। मैंने कई बार बताया है, गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है और उसके उत्तर देना है। देखिएगा, आइए पढ़ लेते हैं। स्थूल एवं बाह्य पदार्थ एवं मानसिक पदार्थ एवं भावों की अपेक्षा अधिक महत्व के विषय नहीं है। कह रहे हैं स्थूल एवं बाह्य पदार्थ मानसिक पदार्थ एवं भावों की अपेक्षा अधिक महत्व के विषय नहीं है। बात समझे ना कि जो मानसिक पदार्थ और भाव होते हैं वह ज्यादा महत्वपूर्ण है बनिस्बत स्थूल एवं बाह्य पदार्थों के। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है उसे भौतिक स्थूल लाभ अथवा प्रलोभन ना तो लुभाते हैं और ना ही प्रोत्साहित करते हैं। बात समझ रहे हैं ना कि जो रचनात्मक कार्य करने वाला व्यक्ति होता है, सृजनात्मक कार्य करने वाला व्यक्ति होता है, सृजनात्मक क्षमता वाला व्यक्ति होता है, क्रिएटिव पर्सन होता है, उसे भौतिक लाभों की बहुत अधिक चिंता नहीं होती है, उसका लालच नहीं होता है। विश्व में विचारक 10 में से एक ही व्यक्ति होता है, उसमें भौतिक महत्वाकांक्षाएं अत्यल्प होती है। ध्यान रखिएगा, भौतिक महत्वाकांक्षाएं अत्यल्प होती है। पूंजी का रचयिता, पूंजी एक पुस्तक थी, दास कैपिटल नाम से लिखी थी कार्ल मार्क्स ने। पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स जीवन भर निर्धनता से जूझता रहा। राज्य अधिकारियों ने सुकरात को मरवा डाला, पर वह जीवन के अंतिम क्षणों में भी शांत था, क्योंकि वह अपने जीवन के लक्ष्य का भली भांति निर्वाह कर चुका था। यदि उसे पुरस्कृत किया जाता अथवा प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता परंतु अपना काम न करने दिया जाता तो निश्चय ही वह अनुभव करता कि उसे कठोर रूप में दंडित किया गया है। ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें सारी सुख सुविधाएं आकर्षित करती हैं, वे अच्छे जीवन के लिए अनिवार्य लगती हैं, किंतु महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, ये देखिए बहुत अच्छा पैराग्राफ है, किंतु महत्वपूर्ण यह है कि क्या हमने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया। यदि उत्तर हाँ है तो बाह्य वस्तुओं का भाव नहीं खलेगा, यदि नहीं तो हमें अपने को भटकने से बचाना होगा और लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। तो आइए अब इसको देखते हैं कि मनुष्य को बाहरी सुख क्यों लुभाते हैं, बाहरी सुख अच्छे जीवन के लिए लुभाते हैं। इसका जो उत्तर होगा इस पैराग्राफ के अनुसार वो सी आपका तीसरा होगा। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है। अब देखिए यहां पे वो कह रहा समर्थ है, इस
में जो रेखांकित है यानी जो समर्थ है उसके स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं हो सकता। देखिए समर्थ का अर्थ क्षमतावान भी होता है, क्षमतावान, सक्षम भी होता है, सामर्थ्यवान भी होता है, शक्तिशाली नहीं होता। तो इसका जो सही आंसर होगा वो शक्तिशाली, क्योंकि पावरफुल से नहीं है, यहाँ पे समर्थता से है ना, कैपेसिटी से है। तो इसका उत्तर होगा तीसरा। प्रतिभा के अंबारों से लाद दिया जाता है। अंबार मतलब ढेर है ना। अगला, भली भांत निर्वाह कर चुका था। इसमें क्रिया विशेषण, देखिए क्रिया विशेषण क्या है, भली भांति। ये शब्द जो है वो क्रिया विशेषण है ना। महत्वाकांक्षा किन शब्दों से मिलकर के बना है, महत्व प्लस आकांक्षा। लेकिन जब आप महत्व शब्द को देखें तो जरूर ध्यान रखें, देखिए यहाँ पे पहला और दूसरा दो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग, ये विद्यार्थी हमारे देख रहे होंगे कि वो दूसरा लगा देंगे। महत्व शब्द ये नहीं, वो महत्व लिखा है, महत्व प्लस तो। कई बार तो महत्व का ही संधि विच्छेद पूछ सकते हैं सीटेट में। मैं बता देता हूं, ये है महत्व, फिर उसके बाद में तो ये शब्द आपका बन गया महत्व और प्लस आकांक्षा। तो यहां पे जो हो जाएगा वो पहला सही हो जाएगा। भौतिक लाभ किन्हें नहीं लुभाते, सामर्थ्यवान लोगों को, जीवन का लक्ष्य पूरा करने वालों को, रचनात्मक कार्य करने वालों को। इस पैराग्राफ के अनुसार रचनात्मक कार्य करने वालों को। और ये सही बात है कि जो असली रचनात्मक व्यक्ति होता है, सृजनात्मक व्यक्ति होता है, क्रिएटिव पर्सन होता है, उसे बहुत भौतिक प्रलोभन नहीं लुभा पाते। तीसरा सही है। पूंजी की रचयिता करने वाले काव्यवाक्य में जो पूंजी का अर्थ है वो एक ग्रंथ से है, दास कैपिटल। विचारकों की एक विशेषता यह है कि उनमें भौतिक महत्वाकांक्षाएं कम होती है, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा होती है, रचनात्मक कार्य करने की क्षमता होती है, कि महत्वाकांक्षा नहीं होती। देखिए जो विचारक होते हैं उनमें भौतिक महत्वाकांक्षाएं थोड़ा कम होती हैं इस पैराग्राफ के अनुसार। तो इसका पहला सही हो जाएगा। सुकरात को अपना काम न करने की स्थिति में कठोर दंड देने जैसी प्रतीत होती। सुकरात को अपना काम न करने देने की स्थिति कठोर दंड जैसी प्रतीत होती यदि उसे जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने में रोक दिया गया होता। आप समझ रहे हैं कि यदि वह अपना उद्देश्य न प्राप्त करता तो उसका जो काम न कर पाता तो उसको लगता कि मुझे कठोर दंड दिया गया है ना। तो इसका तीसरा सही हो जाएगा। आइए अगला जो प्रश्न है वो है काव्यांश यानी काव्यखंड यानी पद्यांश, पोएट्री। रोना और मचल जाना, सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कविता है, मेरा बचपन। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू। मोती से आंसू, आप समझ रहे हैं ना, मोती से आंसू। आंसुओं को मोती से कंपेयर किया गया है, यहाँ पे उपमा अलंकार है। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे, मैं रोई माँ काम छोड़कर आई मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम गीले गालों को सुखा दिया। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। आइए प्रश्नों को देखते हैं। वो कह रहा है मैं बचपन को बुला रही थी, अभी और दो पंक्तियां हैं। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, और नंदन वंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। छोटी सी कुटिया, आप देखते जा रहे हैं, उपमा अलंकारों का प्रयोग है। बचपन शब्द क्या है? अच्छा, उन्होंने व्याकरण से पूछा है बचपन शब्द क्या है। विशेषण है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है। ना वो विशेषण है, ना क्रिया विशेषण है, ना सर्वनाम है। जो सही उत्तर है वो संज्ञा, और वो भी भाववाचक संज्ञा। नंदन वन से फूल उठी या छोटी सी मेरी का भाव क्या है? कुटिया सुंदर हो गई, कुटिया में आनंद उमड़ पड़ा, कुटिया में शांति छा गई, कुटिया बड़ी हो गई, आनंद उमड़ पड़ा। दूसरा सही हो जाएगा इसका। मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। तू कौन है?
तो तू यहाँ पे बचपन के लिए कहा गया है, इसलिए इसका सही आंसर बचपन हो जाएगा। ओके, कवित्री अपने कुछ चला गया ना वो शायद। कवित्री अपने बचपन को क्यों बुलाना चाहती? अपनी बिटिया की याद में, बचपन के आनंद की याद में, बचपन के खेलों की याद में, किसके लिए? तो अब क्या है, बचपन के आनंद की याद में, यानी बचपन की याद में, तो इसका दूसरा हो जाएगा। बच्चे की आंखों से निकलते आंसुओं को देखकर क्या अनुभूति होती? सुख की, विजय की, प्यार की, कष्ट की? बच्चों की आंखों से जो निकले ना, जयमाला पहनाते थे, है ना, तो इसका हो जाएगा, यद्यप कोई विजय से तो यहां तात्पर्य होगा नहीं, तो प्यार से ही लिया जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा तीसरा। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली, वाह और वाह का अर्थ है यहां पे तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अब जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं मेथोडोलॉजी से प्रश्न है, और उसमें कह रहा है किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भाषा के शब्दों के अर्थ जानना, उसकी वाक्य संरचना जानना, किसी भी भाषा का व्याकरण जानना, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग। देखिएगा, भाषा क्या, कोई भी वस्तु हो, तो अगर आपको उस पर अधिकार प्राप्त करना है तो आप उसका अधिकाधिक प्रयोग करें, ठीक है, चाहे वो भौतिक हो या आपका स्पिरिचुअलिज्म से संबंधित भी हो, आध्यात्मिक संबंधी, और वो तो भाषा तो अलग है। तो भाषा पर अधिकाधिक प्रयोग, यहां पे जो सही आंसर होगा वो 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है कि समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। प्रश्न फिर से देखिएगा, समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करना, ये है। बच्चों की विभिन्न प्रकार की 10 सामग्री, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। बहुत उदार अगर बन जाएंगे तो बच्चे अपनी भाषा संबंधी ज्ञान को उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, उनके उधर उदार नहीं बनना है। तो यहाँ पे जो सही होगा वो तीसरा हो जाएगा। पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में किस पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है? पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में वैयक्तिक पठन को, सस्वर को, मौन को या सामूहिक को? जब पढ़ने की संस्कृति का विकास करना है सबसे पहले तो वैयक्तिक हो जाएगा, इसलिए पहला। अगर वो कहता कि तेज करना है तो फिर आप उसको मौन कहते हैं ना। चलिए, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण, देखिएगा आपके सिलेबस में एक पाठ्य पुस्तक या टेक्स्ट से भी संबंधित प्रश्न आते हैं। कह रहा है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? आकर्षक चित्र, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, अभ्यासों की बहुलता और कागज की गुणवत्ता। आकर्षक चित्र तो किसी भी भाषा का महत्वपूर्ण पक्ष नहीं है, एक पक्ष तो है लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है। अभ्यासों की बहुलता, कागज की गुणवत्ता, ये नहीं है, बल्कि इसका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, है ना। कागज कम भी अच्छा हो तो चलेगा, लेकिन पाठों का उद्देश्यपूर्ण, ये सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है।
समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है, बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, बाल साहित्य को पढ़ सुनाने पर बल देती है, सभी भावों को सीखने पर बल देती है। देखिए क्या कह रहा है, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित जो कक्षा होती है, अगर समग्र भाषा पद्धतियां लागू की जाएंगी तो भाषा की स्पष्ट समझ बन सकेगी, है ना। तो इसका जो है आपका दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं। बहुत अच्छी बात ये कह रहे हैं, विद्यालय के बाहर का जीवन, विद्यालय का नहीं, विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है, लेखन की विभिन्न भाषा शैलियों का मिलता है, परिचय मिलता है, समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है और इससे व्याकरणिक नियमों की जानकारी होती है। देखिएगा, समृद्ध परिवेश, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कि बाहर जो है वो समृद्ध परिवेश, समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। यहाँ पे जो सही होगा वो तीसरा सही हो जाएगा। आप पढ़ते समय इस चीज़ को आप ध्यान दें कि बहुत सारी चीज़ें सीटेट में जो मेथोडोलॉजी की होती हैं, भाषा शिक्षण की होती हैं, है ना, उसमें कुछ अनुभव और सामान्य ज्ञान भी आपका चलता है, यानी सामान्य जानकारी अगर है आपको तो भी आपके प्रश्न सही हो जाते हैं। इसको थोड़ा सा आप बस सकारात्मक रूप से देखें। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे पठन लेखन में दक्ष होते हैं, स्व अभिव्यक्ति देते हैं, भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं या तुतलाकर बोलते हैं। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे पठन लेखन में दक्ष होते हैं, क्या होते हैं? नहीं, गलत है। भाषिक के व्याकरणिक नियम जानते हैं, ये भी गलत है। क्या सभी बच्चे तुतलाकर बोलते हैं? बहुत सारे तो लोग बच्चे जो स्टूडेंट्स है वो हो सकता है 4 लगा दे। नहीं, आप देखिएगा वो जो बात कहने, स्व अभिव्यक्ति देते हैं, मतलब जो उनके मन में होता है वो ऐसे ही बोलते हैं, जो भी उनमें अभिव्यक्ति होती है, जो भी उनके अंतःकरण में व्याप्त होता है उसकी वो अभिव्यक्ति करते हैं ना। तो इसको आप बोलेंगे दूसरा सही है। सुरभि ड़ अक्षर वाले शब्दों का गलत तरीके से करती है। आप उसके लिए क्या करेंगे? उसे ड़ वाले शब्दों की सूची पढ़ने लिखने का अभ्यास करने के लिए देंगे, ड़ वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ड़ वाले शब्दों की सूचना पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए कहेंगे। देखिए, बोलकर अभ्यास करने से चीज़ें सुधरती हैं, इसलिए इसका तो 4 हो जाएगा। अगला है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर जब भी बात आएगी तो ना विराम चिन्हों को उतनी रूप से ध्यान दिया जाएगा, ना पढ़ने का प्रवाह देखा जाएगा, ना अर्थ निर्माण देखा जाएगा। वर्णों की पहचान बालक को हो गई है कि नहीं, स्टूडेंट को हो गई है कि नहीं, विद्यार्थी को हो गई कि नहीं। प्राथमिक स्तर पर हमेशा वर्णों की पहचान पे श, सा, शा किस प्रकार से वो बोलता है ना, तो वर्णों की पहचान। अगला है, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है। देखिए, कई बार क्या होता है कि भाषा की कक्षा में स्टोरी टेलिंग, है ना, जिसको आप किस्सा गोई भी बोलते हैं, कहानी सुनाना, है ना, किस्सा गोई भी एक जो है वो भाषा शिक्षण का एक अंग है। कह रहे भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का उद्देश्य क्या है? याद रखिएगा, जब भी कहानी की बात आएगी तो यहाँ पे आप कल्पना शक्ति के विकास की बात करेंगे, है ना। राजा रानी की कहानियाँ, परियों की कहानियाँ, पंचतंत्र की कहानियाँ, है ना। अब देखिए, आप विष्णु शर्मा आपने कहानी सुनी होगी, है ना, वो जिसमें वो हितोपदेश की कहानियाँ और पंचतंत्र की कहानियाँ आती हैं। एक राजा के 4 नालायक बेटे होते हैं, उनको विष्णु शर्मा जी,
बहुत अच्छे से सिखा देते हैं कहानियों के द्वारा। तो कहानी का क्या उद्देश्य है, खास करके प्राथमिक स्तर पर, है ना, भाषा की कक्षा में कल्पना शक्ति का विकास। और इसी के साथ मैं आपको बता देता हूं कि अगर बालक से नाटक करवाया जा रहा है, नाटक, तो नाटक शिक्षण में क्या होता है, वहां पे संवाद अदायगी देखी जाती है और वहां बच्चे में खुद का अभिनय देखा जाता है। तो इसका जो उत्तर होगा वो पहला होगा। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ बोलकर विद्यालय आते हैं, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि, समस्याएं, भाषा, पाठ्यपुस्तकें, कमियां। कह रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, बहुत कुछ लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं? अपनी समस्याएं, अपनी भाषा, पाठ्यपुस्तकें या कमियां, आपको देखना है। देखिएगा, समस्याएं लेकर नहीं आते हैं, ना पाठ्यपुस्तकें लेकर आते हैं, ना कमियां। हर बच्चा अपनी अपनी भाषा लेकर के आता है। आप इस चीज को ध्यान दें। तो इसका जो 26 का आंसर हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा। बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास। ये मौखिक अभिव्यक्ति क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब ये होता है कि आप बोलना, जब आप भाषा कौशल पढ़ते हैं तो वहां पर आता है ना सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो मौखिक अभिव्यक्ति बोलने के अंतर्गत आती है। अब मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, कहानी सुनकर अक्षरशः दोहराना, शब्दशः दोहराना, अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति, बातचीत में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करना। तो आपको देखना है कि मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में क्या करना होगा। मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में आप बेझिझक होकर बोलें, कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करें, बातचीत में सक्रिय भागीदारी दें। शब्दशः दोहराने से मौखिक अभिव्यक्ति यानी बोलने का विकास नहीं होता है। तो यहां पे वो नहीं कह रहे हैं ना, इसलिए इसका जो उत्तर होगा वह दूसरा हो जाएगा। अगला, भाषा की कक्षा में जरूरी है कि भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे, भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले, स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। यहां पे क्या ध्यान देना है? भाषा शिक्षक, भाषा की कक्षा में जरूरी क्या होना चाहिए? कह रहा है कि भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो। पूर्ण ज्ञाता तो कोई भी नहीं होता है, तो आपको पता ही है। पूर्णता अगर कोई कहता है तो वो तो गलत बात है, वो अज्ञान है उसके अंदर। भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे, ये एक तथ्य हो सकता है, लेकिन पूर्ण उत्तर इसका भी नहीं है। बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले, ऐसा भी नहीं है। स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभाव, देखिएगा, अनुकरण, शिक्षक से जो है बालक अनुकरण के द्वारा बहुत कुछ सीखता है, उसका अनुकरण करता है। तो जब उसकी भाषा स्वयं में प्रभावी होगी तो भाषिक विकास बच्चों का अपने आप में ठीक हो जाएगा, है ना। सबसे ज्यादा प्रभाव तो वही पड़ेगा, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो 4 होगा, चौथा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है, फिर से आपको ध्यान देना है, प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक नहीं कह रहा है, या माध्यमिक स्तर नहीं कह रहा है, या उच्च स्तर पे नहीं कह रहा है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ ये है कि उसकी भाषिक संरचना पर अधिकार, भाषा प्रयोग की कुशलता, भाषा की अनुकरण कुशलता पर अधिकार, भाषिक नियमों पर भाषिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का क्या अर्थ होता है? तो यहां पे जो हो जाएगा, मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि भाषा अनुकरण, ये बहुत ज्यादा आपको ध्यान देने की बात होती है। तो भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार अगर बच्चे कर लेते हैं तो उनकी भाषाई क्षमता का विकास अच्छे से होता है।
अब कह रहा है व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत आगमन विधि क्या है। आगमन विधि क्या है और एक होता है निगमन विधि। आपको इसके लिए हम एक ट्रिक बता देते हैं। आगमन और निगमन, देखिए याद रखिएगा, जब निगमन आता है, निगमन दो होते हैं ना मुख्य रूप से, आगमन निगमन। तो जब निगमन की बात आप आएगी कि निगमन का क्या अर्थ होता है, तो नी से निगमन और नी से नियम, यानी पहले आएंगे नियम और फिर उसके बाद आएंगे उदाहरण। जबकि आगमन में क्या होता है, आगमन में नियम पहले नहीं आएंगे, पहले उदाहरण आएंगे और फिर नियम आएंगे। तो यहां पे पहले उदाहरण, पहले उदाहरण, ठीक। ये आपकी एक ट्रिक भी काम कर गई और इसी के साथ आपका पेपर ये पूरा होता है। धन्यवाद।